हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से मैं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT BCom क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस जो कि सब्जेक्ट है BCom 6 सेमेस्टर का, उसके बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर मैंने इसके यूनिट फर्स्ट के बारे में पूरा डिस्कशन किया हुआ है। उससे मैंने MCQ इस वीडियो में शेयर किया हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात लिसनर्स, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आपका कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिस ना होने पाए, छूटने ना पाए। और रही दूसरी बात जो कि है PDF की, तो मैंने इसके वीडियो का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उससे आप जा कर के देख सकते हैं। तब आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं, अपने वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट है, डैश इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योर्ड ऑन दी वन साइड एंड द इंश्योरर ऑन दी अदर। यानी कि क्या है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो कि दो लोगों के बीच में होता है, यानी कि इंश्योर्ड एक साइड और दूसरे साइड इंश्योरर के बीच होता है। फर्स्ट ऑप्शन है पॉलिसी, नेक्स्ट ऑप्शन है इंश्योरेंस, थर्ड ऑप्शन है वारंटीज एंड लास्ट ऑप्शन है नन। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, यानी कि इंश्योरेंस एक ऐसा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है जो दो लोगों के बीच में होता है, दो पार्टीज़ के बीच में होता है, यानी कि इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में होता है। अब आपके दिमाग में इंश्योरेंस से जुड़े हुए काफ़ी सवाल होंगे कि इंश्योरेंस क्या होता है, बीमा क्या होता है, इंश्योरेंस करवाने से क्या होता है, ये कैसे लिया जाता है, एट्सेट्रा। इन सभी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि इंश्योरेंस का सबसे पहले तो हिंदी मतलब पता होना चाहिए हमें। इंश्योरेंस का हिंदी मतलब होता है बीमा, जो भविष्य में होने वाले किसी भी नुकसान या हानि से निपटने का एक जरिया है। दोस्तों, कोई भी ये कभी भी नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है, चाहे कोई भी हो, उसको कभी भी नहीं पता कि कल क्या होगा। बीमा के जरिए हम भविष्य में होने वाली संभावित नुकसान की भरपाई कर सकते हैं, की जा सकती है। बीमा वास्तव में दोस्तों बीमा करवाने वाली कंपनी और बीमा करवाने वाले व्यक्ति के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो भविष्य में किसी जोखिम से नुकसान होने वाले, यानी कि किसी जोखिम से होने वाले जो नुकसान है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें बचाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इंश्योरेंस इज़ अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन दी इंश्योरर एंड दी डैश। यानी कि बीमा एक रिटन एग्रीमेंट होता है किसके बीच, इंश्योरर के बीच, और दूसरा कौन है वो। फर्स्ट ऑप्शन है पीपल, नेक्स्ट ऑप्शन है इंडिविजुअल, थर्ड ऑप्शन है इंस्टीट्यूशंस एंड लास्ट ऑप्शन है इंश्योर्ड। इसका आंसर ऑप्शन डी सही है, यानी कि इंश्योर्ड। अब इंश्योरेंस के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब ये इंश्योरर और इंश्योर्ड क्या होता है ये भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले तो इंश्योरर क्या होता है दोस्तों, वह पक्ष जो हानि की क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है बीमाकर्ता कहलाता है। बीमाकर्ता यानी कि इंश्योरर कहलाता है। दूसरा आया क्या, इंश्योर्ड। जोखिम के अधीन व्यक्ति या संपत्ति को बीमित कहा जाता है, यानी किसी को इंश्योर्ड हम कहते हैं, बीमित मतलब इंश्योर्ड कहा जाता है। अब इंश्योरेंस पॉलिसी वो भी जान लेते हैं। बीमा प्रदान करने वाले समझौते को बीमा पॉलिसी कहा जाता है, यानी कि बीमा प्रदान करने वाले समझौते को इंश्योरेंस पॉलिसी कहा जाता है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस इज, यानी कि बीमा का विषय वस्तु क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है रिस्क, नेक्स्ट ऑप्शन है रिटर्न, थर्ड ऑप्शन है इनकम एंड लास्ट ऑप्शन है प्रॉफिट। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, यानी कि रिस्क। नेक्स्ट है इन इंश्योरेंस द रिस्क इज़, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में है कि इंश्योरेंस में, बीमा में जो रिस्क होता है, फर्स्ट ऑप्शन है सर्टेन होता है, नेक्स्ट ऑप्शन है अनसर्टेन होता है, थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, यानी कि दोनों होता है, एंड लास्ट ऑप्शन है नन, यानी कि इसमें से कोई भी नहीं। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, यानी कि इंश्योरेंस में जो रिस्क होता है वो अनसर्टेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, LIC मीन्स। फर्स्ट ऑप्शन है लाइफ इंडिया कॉरपोरेशन,
नेक्स्ट ऑप्शन है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। थर्ड ऑप्शन है लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एंड लास्ट ऑप्शन है नन। इसका आंसर वैसे तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सबको पता होगा, वो एक आध लोग ही होंगे जिनको ना पता हो। वैसे तो ये इतना इजी है कि सबको पता ही होगा, फिर भी मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब ये कहाँ से आया, क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया, इंश्योरेंस को आमतौर पर दोस्तों दो भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कि दो तरीके का इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। अब हमें पढ़ना किस के बारे में है, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो लाइफ इंश्योरेंस होता है इसमें यानी कि जीवन बीमा किसी जीवित व्यक्ति के लिए होता है, और जनरल इंश्योरेंस दूसरा पार्ट जो मैंने बताया यानी कि साधारण बीमा, ये निर्जीव चीज़ों के लिए है। अब लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। इसका नाम तो वैसे सबने सुना होगा, क्योंकि ये सबसे पुरानी सरकारी बीमा कंपनी है दोस्तों, जो कई योजनाओं के तहत जीवन बीमा करती है। जो जैसे कि मैंने बताया कि ये कई योजनाओं के तहत जीवन बीमा करती है। जीवन बीमा की एक तरह की बचत है दोस्तों, जिसमें कोई व्यक्ति लेता है तो उसकी किसी, अगर ईश्वर ना करे, दुर्घटना में डेथ होने पर उसके परिवार के लोगों को बीमा कंपनी कुछ प्रीमियम देती है, कुछ राशि देती है। जीवन बीमा लेने वाले को कुछ अमाउंट एक निश्चित समय तक बीमा कंपनी में जमा करना होता है। उससे उसको कितना प्रीमियम मिलेगा यह बीमा की योजना पर निर्भर करता है। जीवन बीमा में भी कई योजनाएं होती हैं लिसनर्स, जैसे कि टर्म इंश्योरेंस, बंदोबस्ती की योजना, मनी बैंक पॉलिसी एटसेट्रा। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, द लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट कौन से ईयर में पास किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है 1919, नेक्स्ट ऑप्शन है 1912, थर्ड ऑप्शन है 1900 एंड लास्ट ऑप्शन है 1902। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, यानी कि 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर, मतलब भारतीय जीवन बीमा निगम किस वर्ष अस्तित्व में आया। ऑप्शंस हैं 1962, नेक्स्ट है 1949, थर्ड ऑप्शन है 1956 एंड लास्ट ऑप्शन है 1947। इसका आंसर ऑप्शन सी सही है, यानी कि 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम अस्तित्व में आया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड इन विच ईयर, यानी कि भारत में जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है 1956, नेक्स्ट ऑप्शन है 1949, थर्ड ऑप्शन है 1938 एंड लास्ट ऑप्शन है 1962। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, यानी कि 1956 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, डैश मीन्स इंश्योरिंग अगेन, यानी कि इसमें से किसका अर्थ है फिर से बीमा करना। फर्स्ट ऑप्शन है जनरल इंश्योरेंस, नेक्स्ट ऑप्शन है री इंश्योरेंस, थर्ड ऑप्शन है को इंश्योरेंस एंड लास्ट ऑप्शन है डबल इंश्योरेंस। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, यानी कि री इंश्योरेंस का मतलब होता है दोबारा से इंश्योरिंग करना। री इंश्योरेंस का दोस्तों मैं अगर आपको हिंदी अर्थ बताऊं तो इसका हिंदी अर्थ होता है पुनर्बीमा, और री इंश्योरेंस का मतलब होता है फिर से बीमा करना, यानी कि पुनर्बीमा का अर्थ है फिर से बीमा करना। अब इसको डिटेल में जान लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है। ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरेंस का दोस्तों, यानी कि ये जो होता है बीमा का एक अनुबंध है, जिसमें एक बीमाकर्ता यानी कि एक इंश्योरर पहले बीमाकर्ता द्वारा कवर किए गए जोखिम के पूरे या हिस्से का बीमा करने के लिए किसी अन्य बीमाकर्ता के साथ अनुबंध करता है। ये तब होता है जब इंश्योरेंस कंपनी को ये लगता है कि पूरा रिस्क क्या ये बियर नहीं कर पाएंगे अकेले, तब ये होता है। इस केस में क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं कि पार्ट ऑफ द रिस्क दूसरे इंश्योरेंस कंपनी को यानी कि अदर इंश्योरेंस कंपनीज को ट्रांसफ़र कर देते हैं।
अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। री इंश्योरेंस कैन बी कॉल्ड एज, यानी कि री इंश्योरेंस को और भी क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है इंश्योरेंस ऑफ इंश्योरेंस, नेक्स्ट ऑप्शन है इंश्योरेंस ऑफ इंश्योर्स, थर्ड ऑप्शन है इंश्योरेंस ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, यानी कि री इंश्योरेंस कैन बी कॉल्ड एज इंश्योरेंस ऑफ इंश्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस, यानी कि इनमें से कौन सा इंश्योरेंस का फंक्शन नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है रिस्क शेयरिंग, नेक्स्ट ऑप्शन है असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन, थर्ड ऑप्शन है लेंडिंग ऑफ फंड्स एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। इसका आंसर ऑप्शन सी सही है, यानी कि लेंडिंग ऑफ फंड्स इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि भाई अब ये फंक्शन तो नहीं है इंश्योरेंस का, लेकिन कौन कौन से इंश्योरेंस के फंक्शन होते हैं। तो मैं आपको बता दूं बहुत सारे फंक्शंस इंश्योरेंस के होते हैं, जैसे कि पहला है, इसी में देख सकते हैं आप, रिस्क शेयरिंग, जिसका मतलब होता है कि इंश्योरेंस दोस्तों एक अरेंजमेंट है जहाँ पे बहुत सारे लोग, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल क्या करते हैं, बहुत सारे रिस्क लेते हैं, फंड कंट्रीब्यूट करते हैं, ये जो कि इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा मेंटेन की गई हो गई। प्रीमियम जो कि सब लोगों ने पे किया है, उस लॉस से हटने के लिए, उस लॉस से उभरने के लिए, चाहे कोई भी पर्सन को अगर लॉस हो जाता है तो उस फंड में से कंपनसेशन उसको दिया जाता है। इस तरीके से इंश्योरेंस के द्वारा रिस्क शेयर किया जाता है लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल को। अब नेक्स्ट है असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन। इसका मतलब होता है कि बीमा कंपनी द्वारा प्रीमियम के रूप में एकत्र किए हुए धन को उनके द्वारा विभिन्न आय पैदा करने वाली योजनाओं में निवेश किया जाता है। इससे अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण होता है। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी। इसका मतलब होता है कि जो भी बिजनेस में अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होती है उसको इंश्योरेंस नहीं हटा सकता है, लेकिन यह नुकसान के जोखिम के लिए भुगतान की सर्टेनिटी प्रदान करता है। ये क्या करता है, इंश्योरेंस इस सर्टेनिटी को प्रदान करने के लिए प्रीमियम चार्ज करता है। नेक्स्ट फंक्शन है प्रोटेक्शन, यानी कि जो भी इंश्योरेंस है, यानी कि इंश्योरेंस कभी भी जो भी रिस्क होने वाला है उसको नहीं रोक सकता है, इसीलिए रिस्क से बचने के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे कि आग, चोरी और प्राकृतिक आपदाएं, इन सब के कारण उत्पन्न होने वाली जो भी संभावित नुकसान है उनके नुकसान के कारण जो भी जोखिम होता है उसे यह सुरक्षा प्रदान करता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एप्लीकेबल इन लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि इनमें से कौन सा एप्लीकेबल नहीं है लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में। फर्स्ट ऑप्शन है कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट ऑप्शन है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड ऑप्शन है इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। इसका आंसर ऑप्शन सी सही है, यानी कि इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। ये जो है ये एप्लीकेबल नहीं है LIC में। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है विच टाइप ऑफ इंश्योरेंस इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, यानी कि इसमें से कौन सा इंश्योरेंस है जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है, उसका टाइप नहीं है, यानी कि कौन सा ऐसा टाइप है इंश्योरेंस का जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है लाइफ इंश्योरेंस, नेक्स्ट ऑप्शन है हेल्थ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड कार्गो इंश्योरेंस। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस tells that an insured may not be compensated by the insurance company in an amount exceeding the insured economic loss। इसका मतलब हुआ दोस्तों, बीमा के निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बताता है कि बीमा कंपनी द्वारा बीमित व्यक्ति की आर्थिक हानि से अधिक राशि में बीमा धारक को मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, नेक्स्ट ऑप्शन है अटमोस्ट गुड फेथ, थर्ड ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड लास्ट ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इसका आंसर ऑप्शन डी सही है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। दोस्तों
अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी आखिर होता क्या है। तो इसका तो सबसे पहले हमें हिंदी अर्थ पता होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का मतलब होता है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। अब ये जान लेते हैं कि इस प्रिंसिपल में, इस सिद्धांत में क्या कहा गया है। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी में है, क्षतिपूर्ति शब्द का अर्थ होता है, यानी कि इसका मतलब है हानि के विरुद्ध सुरक्षा। इस प्रिंसिपल का पर्पज है दोस्तों, बीमित व्यक्ति के, यानी कि बीमित व्यक्ति को हानि की स्थिति में उसी स्थिति में रखना है जिस पर उसने घटना घटित होने से ठीक पहले कब्जा कर लिया था। एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास 1.5 लाख रुपए में उसने, मान लीजिए कि अपने हाउस का, अपने घर का क्या कराया है, इंश्योरेंस कराया है, आग के खिलाफ उसका मतलब इंश्योरेंस कराया है, घर है, और उसे 1 लाख रुपए का नुकसान होता है, तो इंश्योरेंस यानी कि बीमा उसे 1 लाख रुपए का भुगतान करेगा, ना कि 1.5 लाख रुपए का, ना कि 1.5 लाख रुपए का पॉलिसी राशि का। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों सबसे पहले अगर मैं आपको कहूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपको बताने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ दोस्तों कि इस वीडियो को बनाने में या फिर कोई भी वीडियो को बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस enables the insured to claim the amount from the third party responsible for the loss। मतलब बीमा के निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बीमित व्यक्ति को नुकसान के लिए जिम्मेदार तीसरे पक्ष को राशि का दावा करने, यानी कि तीसरे पक्ष से राशि का दावा करने में सक्षम बनाता है। फर्स्ट ऑप्शन है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, थर्ड ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड लास्ट ऑप्शन है डबल इंश्योरेंस। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। दोस्तों अब प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या होता है? सबसे पहले तो इसका हिंदी में अर्थ होता है प्रस्थापन का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत में क्या लिखा हुआ है, क्या है, आइए जानते हैं। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, इस सिद्धांत के अनुसार बीमित व्यक्ति के नुकसान की भरपाई के बाद बीमाकृत विषय वस्तु के संबंध में बीमा तीसरे पक्ष के खिलाफ सभी अधिकार प्राप्त करता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंश्योरर गेट्स ऑल द राइट्स अगेंस्ट द थर्ड पार्टी विथ रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट मैटर इंश्योर्ड आफ्टर कंपनसेटिंग द लॉस ऑफ द इंश्योर्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पर देखें, अगर इंश्योर्ड कार मतलब कि अगर इंश्योर्ड की कार की जो है वो चोरी हो गई है, यानी कि अगर बीमाकृत कार यानी कि जो भी बीमाकृत की कार है वो चोरी हो गई है, तो बीमाकर्ता नुकसान की भरपाई करेगा, क्योंकि कार बीमा द्वारा कवर की गई थी, यानी कि इंश्योरेंस द्वारा कवर की गई थी, तो उसको उसकी नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। लेकिन अगर बाद में, यानी कि हालांकि अगर कार जो है बाद में बरामद की जाती है, बाद में मिल जाती है, रिकवर कर ली जाती है, तो बीमा के पास यानी कि इंश्योरर के पास उस कार पर सभी अधिकार होंगे, क्योंकि बीमित व्यक्ति को जो भी बीमा कराया होगा, यानी कि जो भी बीमित व्यक्ति होगा को खोई हुई कार को बेचकर कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाने दिया जाना चाहिए। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस कॉल्ड अंडर विच द इंश्योर्ड कैन क्लेम द कंपनसेशन ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल लॉस either from all insurer or from any one insurer। यानी कि बीमा के उस सिद्धांत को क्या कहते हैं जिसके तहत बीमा धारक सभी बीमाकर्ताओं या किसी एक बीमाकर्ता से केवल वास्तविक नुकसान की सीमा तक मुआवजे का दावा कर सकता है। ऑप्शंस हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड डबल इंश्योरेंस। इसका आंसर प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन नहीं है, डबल इंश्योरेंस भी नहीं है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, बचा क्या? प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। यानी कि इसका आंसर प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन है, यानी कि योगदान का सिद्धांत है। अब ये होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं, यानी कि योगदान का सिद्धांत में क्या कहा गया है उसके बारे में जान लेते हैं। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, इस सिद्धांत के अनुसार बीमाकर्ता जिसने बीमा पॉलिसी के तहत दावा राशि का भुगतान किया है
उसे अन्य बीमा से अनुपातिक योगदान की वसूली का अधिकार है, यानी कि प्रोपोर्शनेट कंट्रीब्यूशन का अधिकार है। अब आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई फॉर एग्जांपल हरीश है। हरीश ने क्या किया कि अपने घर का बीमा कराया 2 लाख रुपए में इंश्योरेंस कंपनी एक्स से और 4 लाख रुपए में इंश्योरेंस कंपनी वाई से, यानी कि टोटल इन्होंने कितना कराया, 6 लाख का कराया और 2 लाख एक्स से कराया जैसे कि मैंने बताया और 4 लाख वाई से कराया। अब हरीश को अगर लॉस हो जाता है, मान लीजिए 2,40,000 का लॉस हो जाता है, तो जो लाइबिलिटी होगी एक्स और वाई कंपनी को कितना कितना देना पड़ेगा, यानी कि कैसे कैसे भुगतान करना पड़ेगा। तो जो एक्स की लाइबिलिटी होगी, यानी कि एक्स कंपनी की लाइबिलिटी जो होगी वो होगी, जैसे उनसे कराया था 2 लाख का, तो 2 लाख ऊपर अमाउंट जो हो गया वो, और पूरा उनका इंश्योरेंस था 6 लाख का, तो और लॉस हुआ 2,40,000 का, तो इसका होगा 2 लाख अपॉन 6 लाख इंटू, यानी कि 2 लाख अपॉन 6 लाख इंटू 2,40,000। इस तरीके से 80,000 आ गया। उसी तरीके से हम वाई कंपनी की भी लाइबिलिटी निकाल लेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस कॉल्ड अंडर विच इंश्योर्ड मस्ट ऑलवेज ट्राई हिज लेवल बेस्ट टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ हिज इंश्योर्ड प्रॉपर्टी इन केस ऑफ अनसर्टेन इवेंट्स, यानी कि बीमा के सिद्धांत को क्या कहा जाता है जिसके तहत अनिश्चित घटनाओं के मामले में बीमा धारक को अपनी बीमाकृत संपत्ति के नुकसान को कम करने के लिए हमेशा अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। ऑप्शंस हैं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन मिटिगेशन ऑफ लॉसेस, नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज एंड लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, यानी कि मिटिगेशन ऑफ लॉस। अब जान लेते हैं कि ये प्रिंसिपल क्या है। इसकी ही हिंदी मीनिंग दोस्तों हानि का समन होता है। अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इस प्रिंसिपल में क्या कहा गया है मैं आपको बता दूं। इस सिद्धांत के अनुसार दोस्तों बीमित व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह बीमित संपत्ति के नुकसान या क्षति को कम करने के लिए उचित कदम उठाए। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने अभी ये मिटिगेशन ऑफ लॉस के बारे में बता दिया है। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन भी प्रिंसिपल मैंने डिस्कस कर चुकी हूँ मैं इससे पहले जो भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उसमें, और प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी के बारे में भी मैंने बता दिया है। बच गया अब प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज, तो इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दोस्तों क्या होता है कि जो कॉजेज़ हैं मतलब जो लॉस के कॉजेज़ हैं वो 2 तरीके के होते हैं, इंश्योर्ड पैरिल्स और दूसरा है अनइंश्योर्ड पैरिल्स। अब इस प्रिंसिपल के अनुसार यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार जो बीमा करता होता है यानी कि इंश्योरर होता है वो हानि के लिए तभी उत्तरदायी होता है, लॉस के लिए तभी उत्तरदायी होता है जब इस तरह के नुकसान लगभग खतरों के कारण होते हैं जो पॉलिसी में बताए गए हैं। जब 2 या अधिक कारणों से नुकसान होता है तो निकटतम कारण वह होता है जो सबसे प्रभावशाली और सबसे प्रभावी कारण हो। बीमाकर्ता दोस्तों किसी भी अबीमीकृत कारणों या खतरों के लिए उत्तरदायी नहीं है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा जितने प्रिंसिपल्स मैंने डिस्कस किए हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस डिनोट्स अ पॉजिटिव ड्यूटी ऑफ द पर्सन सीकिंग इंश्योरेंस टू voluntarily disclose all facts material to the risk being proposed whether requested or not। इतना बड़ा क्वेश्चन देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसका हिंदी मीनिंग बता देती हूँ आपको। बीमा का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बीमा चाहने वाले व्यक्ति के सकारात्मक कर्तव्य को दर्शाता है कि वह स्वेच्छा से सभी तथ्यों का खुलासा करता है चाहे वह अनुरोध किया गया हो या नहीं। ऑप्शंस हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट, नेक्स्ट है अटमोस्ट गुड फेथ, थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी सही है, यानी कि अटमोस्ट गुड फेथ। अब इसका हिंदी मीनिंग जान लेते हैं हम। इसका हिंदी मीनिंग होता है अत्यंत अच्छा विश्वास। अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। दोस्तों परम सद्भावना उन सिद्धांतों में से एक है, यानी कि अटमोस्ट गुड फेथ उन सिद्धांतों में से एक है जिस पर बीमा आधारित है। यह इंश्योरेंस चाहने वाले व्यक्ति के सकारात्मक कर्तव्य को दर्शाता है कि वह स्वेच्छा से सही और पूरी तरीके से
पूरी तरह से प्रस्तावित किए जा रहे जोखिम से संबंधित सभी तथ्यों का खुलासा करता है, चाहे अनुरोध किया गया हो या फिर नहीं। दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ को हम बर्मे फाइट्स के नाम से भी जानते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस डिनोट्स इंश्योरेंस ऑफ सेम सब्जेक्ट मैटर विथ टू डिफरेंट कंपनीज और विद द सेम कंपनी अंडर टू डिफरेंट पॉलिसीज। मतलब बीमा के निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत, कौन सा प्रिंसिपल दो अलग अलग कंपनियों के साथ या एक ही कंपनी के साथ दो अलग अलग नीतियों के तहत एक ही विषय वस्तु के बीमा को दर्शाता है। ऑप्शंस हैं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन, थर्ड है डबल इंश्योरेंस एंड लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इसका आंसर ऑप्शन सी सही है, यानी कि डबल इंश्योरेंस। डबल इंश्योरेंस का हिंदी अर्थ होता है दोस्तों दोहरा बीमा। अब ये क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। वैसे दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें 4 ऑप्शंस जो हैं, यानी कि प्रॉक्सिमेट कॉज, सबरोगेशन, इंडेमनिटी, ये सब प्रिंसिपल्स मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। बचा आंसर भी यही है डबल इंश्योरेंस, तो इसके बारे में भी बता देती हूँ। डबल इंश्योरेंस जब एक से ज़्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी सेम रिस्क को कवर करती है तो उसी को हम डबल इंश्योरेंस कहते हैं। यानी कि जब एक ही जोखिम को कवर करने के लिए एक से अधिक बीमा पॉलिसी ली जाती है तो इसे दोहरा बीमा के रूप में जाना जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 है और ये वो है कि ये आज का यानी कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड इन, यानी कि भारत में सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। ऑप्शंस हैं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है 1962, नेक्स्ट ऑप्शन है 1972, थर्ड ऑप्शन है 1982 एंड लास्ट ऑप्शन है 1992। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, यानी कि 1972 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। यानी कि भारत में सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण 1972 में किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे ये जनरल इंश्योरेंस क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जब मैं स्टार्टिंग में बता रही थी इंश्योरेंस के बारे में तो मैंने ये बताया था कि इंश्योरेंस को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। यानी कि टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस 2 तरीके का होता है, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। बचा कौन? जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस के बारे में बता देती हूँ। जनरल इंश्योरेंस का हिंदी अर्थ होता है साधारण बीमा और यह किसी निर्जीव वस्तु के लिए करवाई जाने वाली बीमा है। मतलब किसी निर्जीव वस्तु के लिए करवाई जाने वाली बीमा साधारण बीमा होती है, यानी कि जनरल इंश्योरेंस होती है, जैसे कि होम बीमा, मोटर गाड़ी बीमा, स्वास्थ्य बीमा यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस एट्सेट्रा। सामान्य बीमा में बाढ़, आग, चोरी, दुर्घटना और मानव निर्मित आपदाएं आदि सबके लिए भी इंश्योरेंस शामिल होती है, यानी कि बीमा शामिल होती है। इसमें बीमा योजना का पूरा पेमेंट एक बार में करना होता है लिसनर्स, जो कि एक निश्चित समय के लिए होता है। यह समय समाप्त होने पर फिर से इस बीमा योजना को दोबारा करना होता है। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि जनरल इंश्योरेंस को यानी कि फिर से इसको डिवाइड किया गया है कितने 4 तरीके के इंश्योरेंस में, जिसमें पहला आता है फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस और तीसरा है हेल्थ इंश्योरेंस और अदर इंश्योरेंस में भी बहुत सारे आ जाते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने जितना भी कुछ बताया है आई होप आप सभी को सब कुछ समझ में आया होगा, और फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है या फिर आपके ज्ञान को बढ़ाने में थोड़ा सा भी हेल्प करता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।